हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण पीवाईक्यू सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आयोग द्वारा पूछे गए 30 पर्यावरण के प्रश्नों की। और ये जो पर्यावरण का मैंने सेट लिया है, ये 15 मार्च 2022 का सेट है, और जिसमें शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि आपने कमेंट में पूछा था कि कहा था ये कि आप जो है डेट भी बता दीजिए, तो इसलिए ये मैंने अभी अलग से एडिट कर दिया है। तो ये हमारे 15 मार्च का पेपर है शिफ्ट 1 का। और आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एनसीएफ, आपको पता होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार एकीकृत ईवीएस यानी इंटीग्रेटेड ईवीएस का क्या अर्थ है। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ मिल जाना। तो ईवीएस में कौन कौन सी चीजें हम मिला करके पढ़ाते हैं या क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो जो है ईवीएस की शिक्षण अवधारणाएं विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में प्रयोगों के माध्यम से ईवीएस पढ़ाना। तीसरा है ईवीएस को विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, वास्तविक जीवन की घटनाएं, आयोजन, अवधारणाओं के अध्यायों के संयोजन के रूप में। तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी को हम इंटीग्रेटेड ईवीएस कहेंगे, जिसमें सारी जो है विज्ञान, सोशल साइंस और जो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, आयोजन है, सभी का संयोजन के रूप में पढ़ाना। और आगे जो है गतिविधि आधारित उपगम, तो ये जो है इंटीग्रेटेड में नहीं आएगा। उपागम ये जो चीजें हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केचुए द्वारा जैव निन्नीकरण ठोस अपशिष्ट के रूप में अपघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यही है आपका वर्मी कंपोस्ट। इसको हम जो है वर्मी कंपोस्ट कहते हैं कि जब केचुए द्वारा जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मतलब जो कचड़े और इन चीजों को जो है पदार्थों को खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है या अपघटन कर देता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, केचुए के द्वारा। वहीं जैव निम्नीकरण अलग चीज हो गई कि किसी पदार्थ का टूटना। अपघटन यहाँ पर कहलाया गया बैक्टीरियाज के द्वारा। खाद निर्माण भी है, लेकिन केंचुए को स्पेसिफिक किया गया है प्रश्न में, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, वह हमारे राजस्थान में है। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए यानी टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यानी सोशल साइंस यदि हम प्रारंभिक स्तर में जो है सिखाते हैं, तो हम किस विषय को प्राथमिकता देंगे। जो प्राइमरी को पढ़ाएंगे तो हम एनवायरनमेंट को जोड़ते हुए पढ़ाते हैं। और प्राइमरी में आपको पता ही होगा कि ईवीएस साइंस और एसएसटी का मिला जुला रूप ही क्या है, प्राइमरी में पर्यावरण सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर मुख्यतः संगठित है, आपको पता है पहले जो वायुमंडल की परत है, यही आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है। आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। कई बार सीधा लिखा हुआ जाता है ट्रोपोस्फेयर। यानी क्षोभ मंडल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो वही हमारे जो वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद ऑक्सीजन। तो यही सबसे ज्यादा इस क्षोभ मंडल में पाई जाती है। बाकी इसके ऊपर जाएंगे तो गैसों की जो सांद्रता है वो कम होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 3/4 लोगों का जो है खाद्यान्न का है क्या है। यानी हम यदि एक सर्किल बात करें, तो लगभग यानी इतना पार्ट जो है, 3/4 जो है जनता सबसे ज्यादा क्या खाद्यान्न जो है खाती है, तो गेहूं और चावल। हमारे भारत में भी यही सबसे ज्यादा जो है खाने वाले अनाज के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमन एक ईवीएस के शिक्षक हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने की एक रणनीति अपनाई, मतलब कक्षा में हर एक जो है बच्चे प्रश्न, अच्छा, प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि प्रश्नों के माध्यम से बच्चों में जो है, बच्चों के अंदर ज्ञान जानना और नए नए प्रश्न जो है बनाना, साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इस रणनीति से क्या इरादा है, तो जिज्ञासा जगाना, सोच को बढ़ावा देना बिल्कुल हो सकता है, गंभीर बनाना, आकर्षित करना, अनुशासन। सही उत्तर यही है कि क्यूरियोसिटी बढ़ाना और प्रमोटिंग थिंकिंग। जब हम कक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि जो है डल झील में जो है ऐसे घर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं, इस तरह के जब हम प्रश्न पूछ पूछ करके उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं,
तो ये जो है हमारी एक रणनीति कहलाती है, एक स्ट्रेटजी है टीचिंग की। आगे देखते हैं। 1950 के दशक में जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था? तो 1950 में एक जापान में एक रोग फैला था और वो कैडमियम के कारण फैला था। और कैडमियम के कारण जो लोग कौन सा कहलाता है, आपको पता होगा, इसके कारण एटाई एटाई रोग जो है होता है। ये आपको याद रख लेना है कि यदि पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम बढ़ जाता है, एटाई एटाई रोग होने की पूरी संभावना रहती है। ये कहलाता क्या है? इसमें हड्डियों में विकृति आ जाती है लोगों की, और हड्डियों में विकृति आएगी तो उनका शरीर का ढांचा भी बदल जाएगा लोगों का, यानी सही से जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। जोड़ों वगैरह में भी दर्द शुरू हो जाता है साथ ही साथ, क्योंकि हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। वहीं पता है आपको कि पारे की सख्त के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। मिट्टी के अति सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? तो कोई भी सोइल है वो बहुत बारीक बारीक चिकने कणों से मिलकर बनती है, और इसे जो है क्ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्ले कहा जाता है। तो ये सही उत्तर है आपका, क्ले। आगे बढ़ते हैं। हवा में नमी के रूप में जाना जाता है। तो हवा में जो नमी है उसको जानते हैं आर्द्रता के रूप में। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? हवा में जो है पानी की मात्रा, हवा जो है वाष्प के रूप में पानी में तैरता रहता है। तो सबसे ज्यादा आर्द्रता किस मौसम में रहती है? बरसात के मौसम में, क्योंकि तभी तो हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं। ऊपर से जो है खुले मौसम में भी कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि नमी इतनी ज्यादा रहती है। दूसरे नंबर में गर्मी में नमी ज्यादा रहती है ना, वायुमंडल में। लेकिन जो सर्दियों में सबसे कम नमी रहती है, आर्द्रता सबसे कम रहती है। तभी तो हम जो है क्या यूज करते हैं? बॉडी लोशन यूज करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को मॉइस्चराइज करने के लिए। क्योंकि बाहर मौसम कैसा हो जाता है? सूखा और ठंडा, यानी आर्द्रता बिल्कुल कम हो जाती है सर्दियों में। वहीं बरसात और गर्मी के महीने में जो है वायु में, हवा में पानी की मात्रा जो है अधिक रहती है। तो आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा। किस मौसम में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जिससे ओजोन की कमी को रोका जा सकता है? तो ये जो है आपका टफ नेचर का सवाल है, इतना डीप नहीं पूछना चाहिए था। केवल ये पूछा जा सकता है, तो आपको क्लोरीन सिंक जाना है। तो क्लोरीन सिंक क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वायुमंडल की ये क्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, और ये क्या है, ओजोन की जो छिद्र को पूरा करती है, ओजोन की कमी को रोकती है। तो यह कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश जो है अत्यधिक मात्रा में होता है। सूर्य का प्रकाश कब होगा? गर्मी के मौसम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कौन सा प्रकार या विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है? यानी कौन सा इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फैमिली की? अब हमें ध्यान देना है किसके आधार पर? आर्थिक चीजों के आधार पर। तो नहीं है पूछा है। उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन, आय और संपत्ति। ये कहीं ना कहीं तीनों प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर निवास और विवाह प्रबंधन जो है, रेसिडेंस एंड मैरिज मैनेजमेंट, ये आपका परिवार की ऐसी विशेषता है जो आर्थिक प्रकार से यानी पैसों से संबंधित नहीं है। बाकी सब किससे रिलेटेड है? आर्थिक रूप से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो किस माध्यम में? तो पाचन और अवशोषण की क्रिया होती किस में है? तो पाचन सबसे ज्यादा होता है हमारे शरीर में छोटी आंत के द्वारा, और इसी में अंदर पाए जाते हैं रसांकुर, और उसके द्वारा जो है अवशोषण क्रिया होती है। विली भी कहते हैं इसको, जो अंदर रोम कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और पाचन करते हैं। पाचन और अवशोषण। और यहाँ का जो मीडियम रहता है, यहाँ जो रहता है पीएच मान, यहाँ का क्षारीय रहता है। क्योंकि अग्नाशय से, यकृत से जो है हार्मोन निकल करके क्षारीय जो रस है निकल के यहाँ पर आते हैं, और क्षारीय माध्यम होने पर पाचन और अवशोषण क्रिया तीव्र होती है। लेकिन धीमी कब हो जाएगी? जब इसका माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जो है पाचन और अवशोषण की क्रिया धीमी हो जाएगी। यदि होता तेज हो जाती है तो तेज होगी किसमें? क्षारीय माध्यम में। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। ये हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें जो है जो हमारे एशियाई हाथी है उसका संरक्षण किया जाता है। एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। जैसे आपको एक याद होगा कि जो काजीरंगा असम है, यह ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसके संरक्षण से संबंधित है। तो एक सींग वाले गैंडे का जो है संरक्षण किया जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा जो असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अंतरिक्ष विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया। ये भी बहुत टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है और वैसे भी इसे कोई नहीं पढ़ेगा और ये 2022 का है तो अब तो वैसे भी नहीं इसे पूछा जाएगा, लेकिन उस समय इसका उत्तर था 15,000 करोड़ से ज्यादा इसका आवंटन किया गया था और ये याद करने के लिए बिल्कुल है भी नहीं आपके, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कौन सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक 50 ईयर्स ऑफ स्पेस के प्रधान संपादक थे। तो 50 ईयर्स ऑफ स्पेस जो एक प्रोग्राम है, जब हमारी पृथ्वी के लोगों ने अंतरिक्ष में 50 वर्ष पूरे किए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो पहला सैटेलाइट है स्पुतनिक फर्स्ट, ये सैटेलाइट रूस के द्वारा जब भेजा गया था 1957 में और इसके 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम अपनाया गया था। तो ये कितना हो गया 2007। तो 2007 में यह कार्यक्रम जो है मनाया गया था वैश्विक स्तर पर। इसके जो प्रधान संपादक जो थे वे कौन थे, हमारे पीवी मनोरंजन राव, हमारे भारतीय थे। इसको जो है आपको एज अ फैक्ट याद कर लेना है और बहुत डीप में जाने की उतनी जरूरत है नहीं इसको। आगे देखते हैं। पहली 3 पीएसएलवी उड़ानों का एकीकरण और प्रक्षेपण संचालन के लिए कौन सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिम्मेदार था। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है आपका रामानुज वरदराज पेरुमल। ये आपको एज अ फैक्ट याद कर लेना है। और पीएसएलवी हमारी एक प्रसंस्कृत लॉन्चिंग व्हीकल है। पहले हम जब एसएलवी और एएसएलवी यूज करते थे, ये एक प्रायोगिक रूप में था, लेकिन जब हम पीएसएलवी का यूज करने लगे, इसके द्वारा हमने बहुत सारे सफलतम कार्यक्रम जारी किए हैं और इसको इसरो का जो है वर्किंग हॉर्स भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि इसरो का वर्किंग हॉर्स किसे कहा गया है। तो इसको कहा गया है पीएसएलवी को। और इसने पहली उड़ान जो है सफल उड़ान 1993 में पहली सफल सफल उड़ान की थी। इसके लिए जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिनके नेतृत्व में किया गया था उनका नाम है रामानुज वरदराज पेरुमल। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर सबसे पहले किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा नमक खनिजों की खोज की गई थी। तो मंगल ग्रह पर एक तो सबसे पहले गया था वो है नासा और इसी ने उस मंगल ग्रह पर नमक या सॉल्ट जो है, सॉल्ट से रिलेटेड मिनरल्स है उनकी डिस्कवरी की थी। कहाँ पर, मंगल ग्रह पर। तो इसको एज अ फैक्ट याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्यूरियोसिटी रोवर भी वही है जो नासा का एक मंगल मिशन था, मार्स मिशन था। तो जो है क्यूरियोसिटी रोवर एक कार के जैसा दिखने वाला एक रोवर था जो वहां पर आप घुमा सकते थे। रोवर मतलब घूमने वाला, कार की संरचना के जैसा एक रोवर था जो कि नासा ने भेजा था। और इसका पूछा क्या है कि किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। तो 2011 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये क्रेटर यानी बहुत जो गहरे गड्ढे रहते हैं, तो एक गेल क्रेटर है उस पर इसको जो है ज्यादा खोज की गई और इसको भेजा गया था गेल क्रेटर के पास। तो इतना ही याद रख लेना है कि क्यूरोसिटी रोवर जो है मंगल मिशन है, मंगल में छोड़ा गया एक रोवर है और 2011 में जो है यह प्रक्षेपित किया गया था नासा के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न है। अदृश्य डार्क मैटर, जो हमारे अदृश्य डार्क मैटर होता है, सितारों और आकाश गंगाओं की परस्पर क्रिया से वर्तमान आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है ऐसा माना जाता है और इसको हम हबल अनुक्रम कहते हैं। हबल सीक्वेंस ऑफ गैलेक्सी कहलाता है इसे। इसे हमें याद कर लेना है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है। किस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है। अब इससे क्या समझा गया है कि किस मिट्टी में जो है
सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि आपको पता है काली मिट्टी जो है, इसको रेगुर भी बोलते हैं। ये किससे, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जमीन के अंदर से जो है चट्टाने, आग्नेय चट्टाने निकल करके बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों को लिए हुए आती हैं। इसीलिए काली मिट्टी जो है में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कॉफी जो है किस राज्य में नहीं उगती है? कॉफी के लिए पता होगा कि सबसे ज्यादा जो है हमारे भारत में कर्नाटक में कॉफी पाई जाती है। और जब कर्नाटक में पाई जाएगी तो उसके आसपास के जो राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, वहां पाई जाएगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में तो पाई जाती है। प्रश्न था कि कहाँ नहीं उगती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कॉफी नहीं उगती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है, जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, वह हमारे ग्रीस के एथेंस से शुरुआत हुई है हमारे ओलंपिक की। और यह जो है 1896 से शुरुआत हुई है। इतना आपको याद रख लेना है। यदि बात करें कि वर्तमान में कौन से ओलंपिक हुए हैं, तो आपके 2024 की याद होगा कि पेरिस ओलंपिक हमारे 2024 में फ्रांस में हुए हैं। इसके पहले हुए थे, हमारे 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। तो 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। टोक्यो कहाँ पर? जापान में। और अगले कहाँ पर होंगे? 2028 में। ये हमारे यूएसए, अमेरिका, कनाडा और ब्राजील संयुक्त रूप से ये जो है अगले ओलंपिक जो है ऑर्गेनाइज करेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो चूंकि स्रोत कई भाषाओं और लिपियों में उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज जो हैं कई सारी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में उपलब्ध हैं, स्रोत विधि का उपयोग जो है डैश डैश वाक्य को पूरा करें। तो स्रोत विधि क्या है? क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत लिपि है, इसलिए बहुत जटिल और तकनीकी है। ये आपको इससे पता चलता है, आपको प्रश्न से ही। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जैसे हम याद कर सकते थे। ये बस एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि आप जो है अपना दिमाग लगा करके सही उत्तर तक आप पहुंच सकते थे इस प्रश्न के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षिका ने माला को, एक बच्ची है माला को, कक्षा में पढ़ाए गए अध्याय के आधार पर एक विज्ञान परियोजना सौंपी, एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाने को दिया। किसके आधार पर? पढ़ाए गए पाठ के आधार पर। वो पाठ पहले पढ़ा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वह क्या करने में सक्षम हो जाएगी? अभ्यास के साथ सिद्धांत को जोड़ने में तो बिल्कुल सक्षम हो जाएगी। उसकी शिक्षिका को प्रभावित करने में तो ये नहीं होगा। अपना समय काटने में, समय गुजारने में नहीं हो पाएगी। स्पोर्ट की क्लास छोड़ने में सक्षम हो पाएगी, बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए है। आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे कि ये तीनों तो इसके नहीं है। तो जो है यदि प्रोजेक्ट वर्क उसको मिलता है तो वो अभ्यास के साथ जो है, जो थ्योरी है उसको कनेक्ट करने में सक्षम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली स्रोत पुस्तक क्या है? आपको पता होगी कि रेड डाटा बुक कहलाती है, जिसमें जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। और ये किसकी कहलाती है? IUCN। IUCN एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कई बार। इसका हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद कर लेना है। ईवीएस की हमने शुरुआती वीडियो में इनकी बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं? अब आपको पता होगा हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें जो है भू संचलन होता रहता है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी परतें हैं, वो एक दूसरे की ओर मूव करती रहती हैं, और कई परतें एक दूसरे से दूर की ओर मूव करती रहती हैं। भू संचलन होता रहता है। यही है हमारी टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमारी मुख्यतः जो मेन है वो 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। इवन मैं इसको डिटेल में ही बता सकता हूँ, लेकिन इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कि एक जो है आपकी अफ्रीकन प्लेट पाई जाती है, एक आपकी साउथ में अंटार्कटिका प्लेट पाई जाती है, अंटार्कटिका। एक हमारी यूरेशियन है। आपको पता होगा यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से हिमालय का हमारे निर्माण हुआ है। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियाई है, इंडियो इंडो ऑस्ट्रेलियाई। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक प्लेट है। और साउथ अमेरिका एक प्लेट है। इस तरह से एक और प्रशांत प्लेट है।
इस तरह से मुख्यतः 7 प्लेटें हैं। लेकिन क्या केवल यही प्लेटें हैं? प्रमुख प्लेटें ये हैं, और भी अन्य प्रकार की जो है पृथ्वी की परतें पाई जाती हैं जो मूव करती रहती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल की कठोरता जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक है क्या है? अस्थाई। अस्थाई का मतलब है ऐसी कठोरता जिसको हम दूर किया जा सकता है। एक होती है स्थाई। और आपको जल की कठोरता समझ गए होंगे, गांव में जो है कई जगह गांव में या पहाड़ी इलाकों में कुओं का पानी या नदियों का पानी जिसमें आप यदि नहाते हैं तो वो अलग ही पता चल जाता है, आप जो है अच्छे से साबुन जो है फॉग नहीं देता है। अस्थाई कठोरता तो आपका गर्म करने से दूर हो जाएगी, उबालने से। वो कैसी थी? अस्थाई कठोरता जल की। लेकिन स्थाई कठोरता जो है उबालने से या अन्य चीजों से दूर नहीं होती है। स्थाई कठोरता ये 2 प्रकार की होती है, आपके ऑप्शन सही हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि होती क्यों है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में रहते हैं अत्यधिक मात्रा में, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसमें बाई कार्बोनेट आते हैं। यदि बाई कार्बोनेट है ज्यादा तो अस्थाई कठोरता हो जाएगी। यदि इनके सल्फेट हैं या क्लोराइड है दोनों के, कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता हो जाती है, यानी उसको केवल उबालने से हम दूर नहीं कर सकते हैं जल की कठोरता को। आगे देखते हैं कौन सा कथन इसमें जो है गलत है। किसके बारे में? यूनिट टेस्ट के बारे में। तो यूनिट टेस्ट आपको पता है कि एक यूनिट, हम बहुत सारी यूनिट होती हैं एक जो है आपके बुक में, एक एक यूनिट का जो हम टेस्ट लेते रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यूनिट टेस्ट जो है एक रचनात्मक मूल्यांकन ही आपका कहलाता है। तो ये परीक्षण पूरे पाठ्यक्रम सामग्री को लेकर आयोजित किए जाते हैं, तो ये तो गलत है। पूरा पाठ्यक्रम इसमें नहीं आता है, इसमें केवल एक यूनिट पूछी जाती है। यह एक प्रकार का रचनात्मक है, तो बिल्कुल है। केवल दो जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है हो जाता है। क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया है। प्रश्न था कि हमारा कौन सा गलत है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा पहला ही वाला क्या है? गलत है और दूसरा सही है। इस हिसाब से हमारा जो है पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाता है कि पहला जो है हमारा गलत है कि ये परीक्षण पूरे पाठ्यक्रम सामग्री को लेकर आयोजित नहीं होता है। अगला प्रश्न आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो आपको आज के लिए आज का ये होमवर्क है, HW है कि जो श्रव्य TLM जैसे हम सुन सकते हैं ऐसा TLM जो है कौन सा है? टेलीफोन है, अनुकृति लिखित सामग्री है। और TLM का मतलब ऐसी चीज केवल सुन ही सकते हैं, सुनने के द्वारा हम सीख सकते हैं। सीखने का या सिखाने का माध्यम होना चाहिए जिसका माध्यम है सुन करके, है ना, उसकी ऑडियो के द्वारा होना चाहिए। आपको इसका जो है सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अब तक हमने लगभग जो है ये 35 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हमारा अभी का प्राइमरी टारगेट है कि 50 वीडियो को हम कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में एंटर करेंगे। और जब तक मैं आपसे ये होप करता हूँ कि पूरी वीडियो एक एक आप जो है अच्छे से देख लें, ताकि एक एक जो है आपके क्वेश्चन दिमाग में और उनके द्वारा जो और मैंने बताए हुए हैं, एनालिसिस बताया है एक एक क्वेश्चन का, वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन बनने वाले होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।